सो हेलो गायस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। मैं हूं शिवांग शुक्ला और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो पार्ट हमने वो वन में कवर्स किए थे, और कुछ हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑफ द सोल्यूशन चैप्टर 2। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच टॉपिक आई विल एक्सप्लेन। So guys, these are the topics which I explained in my first video and now these are the topics which I explain in this video. So guys, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ था एक हेनरी लॉ, और इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक राउल्ट्स लॉ। ये जो हेनरी लॉ था हमारा, ये किस पे बेस्ड था? गैसियस पे। गैसियस की जो गैसेस के प्रेशर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इसकी सॉल्युबिलिटी के होते हैं, और डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मोल फ्रैक्शन के होते हैं। जस्ट लाइक दिस, इसमें भी जो पार्शियल प्रेशर होता है ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए लिया जाता है। मतलब दो जब वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं और नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं, उनके लिए नॉन वोलाटाइल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए लिया जाता है। तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उनके जस्ट मोल फ्रैक्शन के ही इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो गाइस, सबसे पहले हम कवर करेंगे ये टॉपिक जो कि हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जो प्योर लिक्विड्स होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा। देन दीज रिमेनिंग टॉपिक्स आई विल डिस्कस फर्दर एक्सप्लेन। सो गाइस, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। Now we put heading vapor pressure of pure liquids. तो you can see easily that this is a vapor pressure of pure liquids. ये heading हमारी है vapor pressure of pure liquids। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ये डीपली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मेरा ये 100% दावा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है। सो गाइस, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर है क्या। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, जस्ट लाइक आप अपने घर से कोई किचन से एक बीकर उठाते हैं, ये एक बीकर उठाते हैं, इस बीकर को आपने उठाया। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे अपने घर से कोई स्टोन रखा, जस्ट लाइक दिस, ये स्टोन है। मतलब यहाँ से गैस निकल रही है कुछ इस तरह से, मतलब ये गैस जल रही है, ठीक है, ये बर्न हो रहा है, ठीक हो रहा है, इसे हम बर्नर कह सकते हैं। बर्नर है, ये हमारा बीकर है, ये गैस बर्न हो रही है। इसमें हम लेते हैं प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में जस्ट लाइक अगर हम वाटर ले रहे हैं तो सिर्फ वाटर लें, अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं सिर्फ अल्कोहल लें, अगर हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लें, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इसको हमने लिया, ठीक है, और इसको हमने कवर किया अच्छे से किसी चीज़ से। मान लीजिए हमने इसको बंद कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको हीट दे रहे हैं, तो इसके जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इसके जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इतना तो आप जानते ही हैं, 8th क्लास और 9th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, 10th क्लास से, कि इतने इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स में, और इनको जब हम हीट करते हैं तो ये यहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जमा हो जाते हैं। आप देखते होंगे जब चाय बनाते होंगे तो प्लेट ढक देते होंगे, तो प्लेट पर कुछ पार्टिकल्स आके रह जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आके पार्टिकल्स जमा हो गए। अब ये पार्टिकल जमा हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जब हमारा जो वाटर है वेपर्स के फॉर्म आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। क्या बोलते हैं हम, एवापोरेशन, ठीक है। और ये होता है एवापोरेशन। और जब ये वापस में वेपर्स जो इसके हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो के ऑटोमेटिक इसमें गिर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो गाइस, व्हेन ये जो वेपर्स हैं ये अब जब कंडेंसेशन और इवापोरेशन, मतलब इवापोरेशन और कंडेंसेशन आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब जितना ही ये वेपर्स में हो रहा है उतना ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही वेपर्स जो हैं वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपस में क्या लगाते हैं, एक नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, मतलब ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये जो वेपर्स अब इसके लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं वेपर्स प्रेशर। मतलब ये जो वेपर है, वेपर का प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, ये जो प्योर लिक्विड्स का है इसी वेपर कन्वर्ट होकर के ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
सो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरा है हमारा सिस्टम कब वर्क करेगा, ये सिस्टम हमारा कब वर्क करेगा, नोट रखिएगा, ये सिस्टम हमारा तब वर्क करेगा जब टेम्परेचर, यहाँ पे मैं लिख लूँ साइड में जगह है, जब टेम्परेचर हमारा, ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर, अब देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वाटर और बॉईल करना शुरू किया, वेपर्स और बनना शुरू हुए और कंडेंसेशन उसके बाद होगा। इसीलिए मान लीजिए अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर को हीट कर रहे हैं या फिर उसके और 110 ले रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। तो अब ये वेपर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑफ प्योर लिक्विड्स। इसमें देखिए अभी हमने कुछ मिलाया नहीं है, ऐसा नहीं कि वाटर लिया और अल्कोहल मिला दिया फिर हम हीट कर रहे हैं, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज वोलेटाइल लिक्विड्स एंड व्हाट इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड। देखिए ये एक फर्दर टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको ये एक्सप्लेन किया था 8th 9th क्लास में। सो इस वर्ड को आप, मतलब मैं यहाँ पे पहले लिख के समझा रहा हूँ। एक होता है वोलाटाइल लिक्विड्स और एक होते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। इसका मतलब आप लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, और ये मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप अपनी एनसीईआरटी में उठा के देखेंगे या कोई और अदर बुक में उठा के आप देखेंगे तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज हुए हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। आगे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं इनको बहुत ही ज़्यादा ईजिली में वे में समझाने जा रहा हूँ। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें, जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। वोलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें और वे जो कन्वर्ट हो सकें, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो वेपर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं, जो वेपर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। और वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है, जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे लाइक वाटर और लिक्विड, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होंगी, वोलेटाइल होंगी। और जितने भी नॉन लिक्विड जैसे लेट्स लाइक NaCl हम यहाँ ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो कि नॉन वोलेटाइल में नहीं कन्वर्ट हो सकते। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा माइक्रो टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग के अगर कुछ मान लीजिए कहीं कर रहे हैं कि व्हेन एडेड अ सोल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड एंड व्हेन एडेड अ सोल्यूशन अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, तो आप कंफ्यूज रख सकते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स क्या है। तो आई होप अब आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी बन गया होगा वोलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। तब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम फैक्ट्स अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के कुछ फैक्ट्स। अब देखिए हमने पढ़ लिया वेपर प्रेशर क्या होता है, अब वेपर प्रेशर के जो ऑफ लिक्विड्स का है उसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन लेस है, इसके हम थोड़ा सा और डीप अभी पढ़ेंगे। सो हेलो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं अब सम फैक्ट्स अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है सम फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स अबाउट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के क्या फैक्ट्स हैं, मतलब वो किन किन पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक जैसे वेपर प्रेशर है वो किन के फैक्ट्स ऑफ प्योर लिक्विड्स, ऑफ प्योर लिक्विड्स। पहले जनरली हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। वेपर प्रेशर तो अब तो हम इतना कंफर्म हो गया 100% कि आप लोग वेपर प्रेशर तो जान ही गए होंगे, पहले से भी जानते होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो थोड़ा सा और नॉलेज आपको आ गई कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होते क्या हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक क्लास 12th वाला। देखिए वेपर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई लिक्विड ले रहे हैं, इतनी सी कॉमन सी बात है, अगर आप गैस को तेज करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी तेज उबलना शुरू होगा। जितनी तेज उबलना शुरू होगा उतनी उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, यानी इसीलिए कहा गया है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतने वेपर्स बनेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मान लीजिए किसी का जितने हम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज करता जाता है। तो वेपर प्रेशर ये एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन है इसके बीच में कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, जबकि ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कि वेपर प्रेशर है जो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ये वाली लाइन समझने की कोशिश करिएगा आप लोग।
कि अगर when a non-volatile solute is dissolved in a pure liquid, the vapor pressure of the solution decreases। कहने का मतलब है कि जब कभी, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ बीकर लेते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल देते हैं पानी के ऊपर, ये जो कि मान लीजिए NaCl या शुगर डाले, जो कि नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे वेपर, देखिए कितनी बड़ी बात, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते उनको हम पानी के ऊपर डाल देते हैं। उनको हम क्या डाल देते हैं? पानी के ऊपर। ये देखिए पानी के ऊपर डाल दिया। अब इनको हम अब इसमें लगाते हैं बर्नर, ये देखिए। तो अब क्या बैड करेगा? अब इनके जो पार्टिकल्स है इन्हें इन नीचे वाले को वेपर्स में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। अब जितने ज़्यादा ये होंगे उतने वेपर्स कम बनेंगे। इसीलिए व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ प्योर लिक्विड, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, देखिए नॉन वोलेटाइल, देखिए यूज़ किया गया है वर्ड। सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में है, सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में, मैंने आपको पहले समझाया था। और नॉन वोलेटाइल वर्ड यूज़ किया गया, इसलिए मैंने आपको अभी ऐसी कई जगह भी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सब्सटेंस वर्ड यूज़ किए जाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया था। देखिए अब यहाँ पे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट हम फर्दर टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब अभी तक तो हमने पढ़ा कि जब वो सोल्यूशन था, मतलब कोई था, तो वो अपने प्योर फॉर्म में था। अगर लिक्विड है, वाटर है तो वाटर ही रहेगा, अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहेगा, कोई और लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? जब इसमें कोई हम सॉलिड सॉल्यूट के फॉर्म में मिला देते हैं, अब इनको हीट करते हैं, तब कितने वेपर्स बनते हैं, तब क्या फ़र्क आएगा, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप छोड़िएगा मत, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। आपको बिल्कुल, मैं आपको 100% गारंटी ले जाता हूँ कि ये चैप्टर तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, जो मैंने अपने वे बोली थी। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंटेनिंग सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड्स इन लिक्विड्स मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉलिड्स इन अ लिक्विड। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दो बीकर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। मैं ये देखिए, ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है तो वैसे ही आपको सोच के इमेजिन करना। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में जनरली क्या होता है, आप प्रैक्टिकल करने तो बैठेंगे नहीं, तो सारी चीज़ें जो आपकी क्या होती है, इमेजिनेशन पे होती हैं। तो जितना अच्छा आप इमेजिनेशन करेंगे और जितने आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे, उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं बीकर, दो अलग अलग, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बीकर, जस्ट लाइक दिस। यहाँ तक तो बीकर ये हैं हमारे, लेकिन फिर उसके बाद ये क्या है, कवर्ड हैं। यहाँ तक तो बीकर है हमारे ये, लेकिन उसके बाद ये क्या है, कवर्ड है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये कवर्ड है। मैंने यहाँ पे भरा पानी, ये बीकर ले लेते हैं, एक और छोटा सा बना लेते हैं। ये मान लीजिए बीकर है हमारा, ये छोटा सा बीकर है हमारा। ये हमने पानी भरा इसमें, एक देखिए इसमें हमने पानी भरा, ठीक। ये दो कंडीशन है, इसमें लगा दीजिए कंडीशन 1 और इसमें लगा दीजिए कंडीशन 2। सेकंड, ठीक। अब आपने आप देखिए, इसमें तो हमने पानी भरा ही नहीं, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझने के बाद हम इसमें आएंगे। अभी देखिएगा, मैं जहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, आपको छोटी छोटी बातें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको अभी बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए हम इसको हीट करते हैं, तो इसके जो वेपर्स यहाँ पे हैं, देख पा रहे होंगे, ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं।
इनको जब हीट दी गई तो इनको हीट गई तो ये पार्टिकल्स फ्री स्टेट में आए तो ऊपर की ओर भागे। इनको जब हीट दी गई तो पार्टिकल्स फ्री स्टेट में आए, बॉन्ड टूटा, ऊपर की ओर भागे। जब ऊपर की ओर भागे तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स हैं। ये देखिए सब वेपर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ये सब वेपर्स के फॉर्म में आ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सब वेपर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा इस टाइम पे कंडीशन 1 पे, ये कंडीशन 1 पे ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक। ये कंडीशन डिस्कस कर ली। अब इस कंडीशन को आज ही डिस्कस करके इन दोनों को पूरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मैंने आपको समझाया था जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल्स को मैं यहाँ पे ब्लैक से बना रहा हूँ और जो वाटर भरूंगा यहाँ पे तो वो ब्लू से। ये देखिए यहाँ पे मैंने भरा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने पानी भरा, ये देख रहे हैं। तो इस टाइम पे कंडीशन क्या है, इसमें कुछ नॉन, ये जो सोल्यूशन है, जो ये सोल्यूशन है विद नॉन वोलाटाइल सल्यूट, इसमें जो सल्यूट क्या है वो नॉन वोलाटाइल, मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। और एक मिनट, और जो हमारा सॉल्वेंट है जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है वो क्या है, वोलाटाइल है। ये सोल्यूशन लिया गया। अब इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो देख रहे हैं बिल्कुल कम पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और ये हमारे क्या हैं, ये जो हमारे पार्टिकल्स क्या हैं, ये हमारे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये हमारे क्या हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड दोनों बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीपली क्लियर हो जाए, आपको कहीं पे डाउट अराइज ना हो, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। अब इसमें देखिए ये जो हमारे नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स थे, जो हमारे नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स थे, ये नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स, ये जो है अब ये तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे नहीं। सो इसीलिए अब वेपर के फॉर्म में कौन कन्वर्ट हुए, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। इसीलिए ये सॉल्वेंट के पार्टिकल ये भी हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल ये भी हैं। अब यही पढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सॉलिड इन लिक्विड। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, ठीक है, ताकि जो पूरा अगला जो राउट्स लॉ है और रिलेटिव इन ल्यूरिन प्रेशर है वो इसी छोटे से, देखिए कभी कभी आप लोग हेडिंग देख के डर जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, अरे ये तो हमको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ही बहुत ईजी होता है, बस उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला कोई अच्छा होना चाहिए। देखिए अब ये टॉपिक तो आपके जहन में अच्छा सा बैठ गया होगा कि जब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड होता है तो वेपर बहुत ही कम निकलते हैं, और वो वेपर्स किसके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के होते हैं। अगर प्योर फॉर्म में लिए तो ये पूरा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कंडीशन 2, कंडीशन 1। अब इसको हमने इसलिए पहले पढ़ा क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ हमारा है वो इसी छोटे से, बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और वो अगर समझना चाहेंगे तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यही टॉपिक ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, देखिए ये भी सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था। अब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एंड राउल्ट्स लॉ, तो ये टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। सो हम लगाते हैं नेक्स्ट हेडिंग। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगाते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ को थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बहुत ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, क्योंकि देखिए फेमस साइंटिस्ट हैं और इनके अगर आप लॉ को नहीं जानते हैं सबसे पहले तो यही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ हमारा, तो इनको पढ़ना तो हमारा हक बनता ही है। तो राउल्ट्स लॉ हमने यहाँ पे पढ़ा। अब राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे हम राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू, और लिखते राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, दो कंडीशन है हम यहाँ पे, एक जब है हम वोलाटाइल लिक्विड्स को ऐड करते हैं और एक सोल्यूशन है जब हम, पहली कंडीशन ये है कि जब हम दो वोलाटाइल मतलब दो जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको ऐड करते हैं, और एक हमारी कंडीशन है कि जब हम एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस और एक वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड करते हैं तब वो बनता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन 1 डालते हैं या पॉइंट 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कंडीशन 2 इन दोनों के लिए राउल्ट्स लॉ अवेलेबल है, मतलब एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वोलाटाइल लिक्विड्स। ठीक है, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब जो सिर्फ वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं उनके सोल्यूशन को एक तरफ लेते हैं, वो भी राउल्ट्स लॉ को समझा सकता है, और एक सोल्यूशन को ऐसे लेते हैं सोल्यूशन कंटेनिंग अ लिक्विड लिक्विड मतलब वोलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। इसका मतलब है कि देखो एक सॉल्वेंट होता है एक सॉल्यूट होता है, इसमें सॉल्यूट क्या रहेगा नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, इसमें सॉल्यूट क्या रहेगा नॉन वोलाटाइल, और सॉल्वेंट क्या रहेगा एक लिक्विड जो कि है वोलाटाइल। तो इन दोनों कंडीशंस को क्या करेगा वो समझाएगा। अब देखिए नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड होता है किसी भी सॉल्यूशन में उसका मैंने ये समझाया, और जब सिर्फ और सिर्फ 2 और मोर वोलेटाइल्स के लिक्विड्स जब आपस में डिजॉल्व होते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें इसी को सॉल्यूशन को मान लीजिए कि 2 और मोर वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट बना करके सॉल्यूट मिला करके जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वोलेटाइल को दो और उससे ज़्यादा वोलेटाइल को हम जब मिलाएंगे तो ऐसे ही वेपर्स फॉर्म करेगा। तो ये दो कंडीशन हुई, इसीलिए मैंने समझाया। अब मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब मैं समझाऊंगा, सीधे डायरेक्ट आते हैं कि राउल्ट्स लॉ है क्या, उस राउल्ट्स जी ने क्या समझाया और कितना छोटे से टॉपिक को बताया जो कि बच्चों को समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो अब उन राउल्ट्स लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी चीज़ से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहली कंडीशन जो कि है राउल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। पहले हमने पढ़ी थी जब 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ऐड होते हैं और एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स ऐड होते हैं, तो इन उसमें से एक पहली कंडीशन है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे राउल्ट्स लॉ है क्या और राउल्ट्स लॉ ने बताया क्या है। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ, हेडिंग यहाँ पे लगाते हैं राउल्ट्स लॉ है क्या, उन्होंने क्या समझाया, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। उन्होंने ये बताया कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, पहले हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अभी आपको ईच कंपोनेंट समझ में आएगा, ये मैं अभी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आपको लैंग्वेज थोड़ी हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आ रही, पर आपके जस्ट 1 मिनट बाद आपको ये सब समझ में आने लगेगा। इज proportional to their respective mole fractions
मोल फ्रैक्शन किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं, आपको तो पता ही है, एक्स बी इन द सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लैंग्वेज एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट पी ए एंड पी बी, ये सल्यूट है, ये इसको सॉल्वेंट लीजिए, सल्यूट लीजिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, सॉल्वेंट और सल्यूट, इज प्रपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए पी ए या तो कोई सॉल्यूट है या तो कोई सॉल्वेंट है। मान ली जस्ट सपोज करिए, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मान लीजिए पहले इसमें हमने लिया वाटर, इसमें हमने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हमने लिया अल्कोहल, इसमें लिया अल्कोहल। अब इसको हमने ऐड कर लिया तो इन दोनों के मिक्सचर से हमें मिला एक सल्यूशन, इन दोनों के मिक्सचर से हमें क्या मिला? एक सल्यूशन, जो कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, ठीक, ये हमें मिला सल्यूशन। अब इन दोनों में से जो कम मात्रा में होगा वो सल्यूट होगा और जो ज़्यादा मात्रा में होगा सॉल्वेंट होगा, जो, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। अब मान लीजिए पहले इनका प्रेशर था पी नॉट, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पहला इसका था पी नॉट ए प्रेशर, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर को बताता है, पार्शियल वेपर प्रेशर को, ठीक है। जब इसको हम हीट करते थे तो इसका वेपर प्रेशर कितना आता था? पी नॉट ए, और इस अल्कोहल को जब हम हीट करते तो इसका कितना आता था? पी नॉट बी, ठीक है। इसका अलग प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में है, ये प्योर फॉर्म में है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अलग मिलाया गया, तो अब मान लीजिए ये 35 डिग्री, ये 100 डिग्री पे गर्म होने लगते थे तो ये 110 डिग्री पे वेपर्स देने लगते थे। अब देखिए ये 100 डिग्री पे देते हैं, 110 पे देते हैं। अगर इनको हम 110 पे देते हैं तो अगर मान लीजिए इसको हम 100 डिग्री पे हीट कर रहे हैं तो क्या वेपर्स देगा? वेपर्स नहीं देगा। तो अब इन दोनों के रिजल्टेंट से जो टेम्परेचर आएगा उस पर ये वेपर्स फॉर्म देंगे। तो अब जो वेपर्स आएगा तो उनका प्रेशर कितना होगा? वो क्या होगा? पी होगा। वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो राउल्ट्स जी ने यही बात की है, राउल्ट्स जी ने इतनी सिंपल सी बात की है कि जो प्रेशर है, जो हमारा प्रेशर है, यानी जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, जो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने होता है? उसके मोल फ्रैक्शन के। उससे किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन के। जस्ट लाइक दिस, ये इन दोनों से कोई एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकता है, ये, ठीक है। उसके जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके वेपर प्रेशर के। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, पी ए, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो हमें उसमें, अब देखिए इसमें क्या मिलेगा? पी नॉट ए एक्स ए। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि पी नॉट ए क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि पी नॉट ए क्या है। पी नॉट ए इज अ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। पी नॉट बी इज अ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। इसको हम ले लेते हैं अल्कोहल, इसको हम ले लेते हैं वाटर। वाटर को जब अलग बीकर में गर्म करते हैं तब इतना प्रेशर देता है, अल्कोहल को जब अलग बीकर में पड़ते हैं तब इतना देता है। लेकिन जब दोनों को आपस में एक बीकर में मिला देते हैं, हीट करते हैं, तब इतना प्रेशर दोनों का देता है। तब कितना प्रेशर देता है? दोनों देता है। तो इसीलिए कहा गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन, देयर रिस्पेक्टिव, इसीलिए वर्ड रिस्पेक्टिव यूज किया गया है, रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन। एंड एक्स एक्स पी इज द सोल्यूशन, एक्स ए इन, मतलब ये तो मोल फ्रैक्शन का है, इन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये देंगे तो ऐसा ही ये क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए। ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर है 5, जो कि उसमें डाल्टन्स ना अगर और भी गैसेस के फॉर्म में है, गैसेस स्टेट जनरली चैप्टर है, तो गैसेस के बारे में बताया गया क्लास 11th में। तो डाल्टन जी ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है जो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ,
जो टोटल प्रेशर होगा इनके प्रेशर के सम होगा। मतलब जो हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जो हमारा टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इनके सम के इक्वल होगा, वो इनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए। बहुत ही बच्चे पी नॉट ए और पी ए में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये कंबाइंड स्टेट पे इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है और ये इसकी प्योर फॉर्म में है, प्लस पी नॉट पी। तो हमारा ये था राउल्ट्स लॉ, यही राउल्ट्स लॉ ने डिफाइन किया था। इतनी छोटी सी बात, कितनी छोटी सी बात देखिए, कितनी अच्छी। मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने इसीलिए एक्सप्लेन की थी ताकि आप राउल्ट्स लॉ को अच्छे से समझ सकें। और मैंने अलग पेज से भी यहाँ पे देखिए आपको इतने अच्छे से एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह सके। राउल्ट्स लॉ तो आपको अच्छे से समझ ही में आ सके। तो ये देखिए, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर रीड कर देता हूँ, फिर वही चीज़ें दोहरा देता हूँ ताकि आप राउल्ट्स लॉ तो कभी ना भूलें अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ऐसा यही इसमें बताया था राउल्ट्स लॉ की जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन का, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्वेंट या सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो पी नॉट इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म, जिसका जो प्योर फॉर्म में होगा वो ये होगा और कंबाइंड स्टेट में ये होगा, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का क्या होगा, ये होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जानना ज़रूरी है और इनके ग्राफ्स हैं जो हमें समझने की कोशिश करनी होगी। अब देखिए, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसका हम क्या करने जा रहे हैं? ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब जानिए आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये लेते हैं वाई एक्सिस, सॉरी आपको दिख नहीं लग रहा, ये लेते हैं वाई एक्सिस, ये लेते होंगे एक्स एक्सिस। जस्ट ऐसे ही हम अपोजिट सपोज करते हैं दो हमें, क्योंकि इसका हमें समेशन का बनाना है ना। तो ये हमारा भी ऐसे हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब देखिए डायरेक्टली, एक मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होता है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कभी भी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मिलता है कर्व से, वो क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। मान लीजिए ये पॉइंट लीजिए, अगर यहाँ दो यूनिट यहाँ है तो 2 यूनिट यहाँ भी है, ऐसे ही हो सकता है। अगर ये 3 यहाँ बढ़े हैं तो 3 यहाँ, मतलब जब जितना यहाँ बढ़ रहे हैं तो उतना यहाँ भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए जितना ये इंक्रीज करे उतना ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। प्रोपोर्शनल का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये होता है। देखिए ये अभी आपके कोर्स में मतलब इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड हो रहा हूँ ताकि अगली वीडियो में कभी नेक्स्ट में बनाऊँ तो आपकी लैक ऑफ नॉलेज की कमी से वो आप कॉन्सेप्ट समझने में चूक ना जाएं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, मतलब ग्राफ। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक कोहलर्स लॉ में बहुत यूज़ होगा, ठीक है, उसी से ये डिफाइंड होगा। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 यूनिट है तो यहाँ मान लीजिए हम 2 हैं। अगर यहाँ पे देखिए इतनी यूनिट बढ़ गए, और ये देखिए यहाँ पे अभी हम यहीं पे ही हैं, ये तो हम इतनी यूनिट बढ़ गए लेकिन यहाँ पे हम यहीं हैं। तो ये देखिए जितना हम यहाँ बढ़ रहे हैं उतना ये डिक्रीज़ कर रहा है, उतना ही मान लीजिए डिक्रीज़ कर रहा है, और लेकिन जितना हम यहाँ बढ़ रहे हैं इतनी यूनिट पे उतना ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ था। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम दोनों अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो गाइस हम ये इंक्रीज़ करते हैं, हम ये सपोज करेंगे कि इंडिपेंडेंट ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमने ड्रॉ किया, अब आप इसको भूल जाइए। मान लीजिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? मोल फ्रैक्शन मान लीजिए यहाँ पे x है, ए कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे आप सपोज करिएगा कि हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ मान लीजिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए? एक्स ए,
के लिए, मतलब कि जो पी ए है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स ए का। तो मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ अभी बताया है। तो ये देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बन रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसा बनता है। ये होता है एक्स ए के लिए, ये प्योर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। ठीक, अब हम बनाएंगे ऐसा ही डिट्टो डिट्टो बनाएंगे एक्स बी का। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब ऐसे ही, अब लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है, पी एस यानी पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट पी एक्स बी का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका कंपोन, इसका ग्राफ प्लस इसका ग्राफ, रिजल्टेंट क्या देगा, इसका ग्राफ। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक्स ए के मोल फ्रैक्शन हमारा 1 है, लेकिन इसके ग्राफ में यहाँ पे तो 0 है। यहाँ पे होगा किसका, यहाँ पे होगा एक्स बी का। यहाँ पे एक्स बी का राज चलता है, कहता है बेटा तुम यहाँ से जाओ, यहाँ मेरा राज चलता है। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1। तब एक्स ए कहता है अच्छा यहाँ पे आओ, तो ये कहता है एक्स बी तुम यहाँ पे 0 हो जाओ। मतलब कि ये एक्स बी का ग्राफ है और ये एक्स ए का ग्राफ है। सो इसीलिए जितना हम यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे हम जब इंक्रीज करते हैं ये, ठीक, अब ये इसका स्ट्रेट ग्राफ गया। ठीक, और मान लीजिए ये कुछ इसका गया, ये ठीक, ये इसका गया। तब अब इसका ये ग्राफ था, तो पी नॉट ए ये इसका क्या है, प्योर फॉर्म में प्रेशर, और पी नॉट बी ये इसका प्योर फॉर्म में है प्रेशर। तब इसका रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट इसका आया ये इसमें ऐसे मिला है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसमें ऐसे मिला है। तो अब यहाँ पे आप देखने को पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देखने क्या पा रहे होंगे कि इसका जो आया है ग्राफ, क्या आया है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका क्या हो गया है, हमें यहाँ पे मिल गया है। सो गैस हमें ये जो ग्राफ मिला है रिजल्टेंट वाला, वो क्या है, पी एस इज इक्वल टू। सो आप अब आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो ये था पूरा राउल्ट्स लॉ। ये था पूरा राउल्ट्स लॉ कब, जब सॉल्यूशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल का है, सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल का है। तब ये कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है जो कि, ये तो देखिए पूरा राउल्ट्स लॉ है, ये पूरा राउल्ट्स लॉ है, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये कंडीशन किसके लिए थी, जब क्या है, सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, वोलाटाइल है, सोल्यूशन क्या है, वोलाटाइल है। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ना हो तो एक बार बुक में रीड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, अब हम रॉल्स लॉ का सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें रॉल्स लॉ ही है हर बार। देखिए मैंने आपको पहले जो इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट केस, वो रॉल्स लॉ ही था, बस इन जो कंडीशन चेंज हो गई थी। तो रॉल्स लॉ तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि रॉल्स लॉ क्या कहता है और उन रॉल्स लॉ ने क्या बताया है, कि किस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इन्वेंट किया है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सेकेंड कंडीशन क्रिएट हुई, मैंने जो को पहले लिखाया था एप्लीकेबल है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये किसके लिए, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ लिक्विड। अब देखिए मैंने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया था कि जबकि एक होता है हमारा, ये देखिए, जब वोलेटाइल लिक्विड, जब वोलेटाइल मतलब जो कन्वर्ट हो सके, वोलेटाइल, ठीक, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो उन्हें क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। इन दोनों कॉम्बिनेशन से बना हो, वो कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंडीशन जब नॉन वोलेटाइल एज अ सल्यूट हो मतलब कम मात्रा में हो, प्लस वोलेटाइल। वो मैंने आपको समझा दिया था कॉन्सेप्ट में, कितने वेपर्स रिलीज होते हैं, कैसे वेपर्स रिलीज होते हैं, वो मैंने समझा दिया था। अब नॉन वोलेटाइल, इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा और राउट्स लॉ कैसा आएगा, और जो वेपर्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, और उसका जो सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो इतनी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। देखिए ये आप अब इसमें तो इन्होंने राउल्ट्स लॉ, तो ये तो फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था।
राउल्ट साल ने सिर्फ और सिर्फ इतने बात की थी, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिखने जा रहा हूँ कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of solution। क्या बताया था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्टिव, मतलब रेस्पेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए रेस्पेक्टिव वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन के इक्वल है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम कोई सोल्यूशन लेते हैं और उसको हीट करते हैं, यहाँ पे हम हीट देते हैं विद कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका डेल टी क्या है, वो मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, इसको जीरो भी कह सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, डेल टी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कहते हैं इसको हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो इस टाइम क्या है, ये सब वोलेटाइल्स हैं तो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें मान लीजिए 2 और मोर भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक बार हमने वाटर मिलाया, एक बार हमने इथिल अल्कोहल मिलाया, फिर मेथिल अल्कोहल मिलाया, अब तीनों चीज़ों को इसमें मिला के रख दिया है। अब सबका तो प्योर फॉर्म में प्रेशर अलग होता है, सबका तो अलग होता है। अब कंबाइंड कर दिया, जो टोटल आ रहा है उसका प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो अलग आ रहा है। अब सबको मिला के यहाँ पे है, वो जो सबको मिला करके इसका पार्शियल प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसी कंडीशन के अगर हम बीकर लेते हैं और इसको हीट करते हैं, यहाँ पे पहले हमने पानी डाला, यहाँ पे हमने पानी डाला, अब यही सिर्फ वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे NaCl डाल रहे हैं, इसके पार्टिकल्स मैं जूम करके बना रहा हूँ, इसके पार्टिकल्स यहाँ के बैठ गए, ये तो वेपर्स में कन्वर्ट हो नहीं सकते हैं। अब बचा कौन, प्योर फॉर्म वाला। यही जो पार्टिकल्स उठ के वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, यही पार्टिकल्स जो क्या है उठ के वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, यही पार्टिकल्स उठ के वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तब इस स्पेशल केस में क्या कहेंगे, अब देखिए इस सोल्यूशन का जो होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इस सोल्यूशन का जो होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से, अब देखिए जहाँ से वेपर्स निकलने थे उन्होंने, इस पार्टिकल्स ने तो वो जगह ले ली, जहाँ से वेपर्स निकलने थे इस पार्टिकल्स ने तो जगह ले ली। अब जब जगह ले ली तब बचे कौन से पार्टिकल्स, ये जो कुछ बच पाएंगे, धक्का दे के यहाँ से निकल पाएंगे, वही वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए इनका वेपर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है इन द कंपेरिजन ऑफ दिस प्योर फॉर्म। तो इसीलिए इनका जो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब इन्होंने इसमें इस रिलेटिव लोडिंग प्रेशर ने इन्होंने क्या कहा कि इस टाइम, इस कंडीशन पे, इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, इस कंडीशन में इसमें हमने नॉन वोलेटाइल, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, नॉन वोलाटाइल। सो ये है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो कि है सल्यूट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इनके वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो अब राउल्ट्स लॉ ने बताया यहाँ पे कि अगर ऐसी कंडीशन आपके पास होगी, तो इन्होंने एक और चीज़ बताई कि तो इस टाइम पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्वेंट ही तो बचा, सल्यूट का तो वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, सल्यूट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, बचा क्या, सॉल्वेंट जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो पार्शियल जो वेपर प्रेशर है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, रिस्पेक्टिव, या ना भी लिखे तो यहाँ पे चल सकता है, रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी इसका जो PS होगा वो P0 A और XA के इक्वल होगा, P0 A और XA के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं। पहले वाले केसेस में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो PS होता है वो पहले वाले कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा, पहले कंफ्यूज मत होइएगा, तो P0 A और XA प्लस P0 B प्लस XB ये हमने पढ़ा था।
ठीक है। और यहाँ पे जो इस टाइम हो रहा है ये सॉल्यूट के फॉर्म में है, तो ये तो वेपर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या पूरा पूरा जीरो, तो बचा यही। तो ये बचा यही। तो एक हमने केस पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था कि जो समेशन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी का, वो किसके फॉर्म में होता, सॉरी यहाँ वन होगा, वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, वन के, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वन के। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये किसके इक्वल होता है, वन को। आप देख रहे होंगे इसको ऐड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, सो इट्स विल गिव वैल्यू अस वन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये वन के इक्वल होता है। अब इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, इसको आप भूल जाइए, इसको देखिए, इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ये एक्स ए है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब देखिए यहाँ पे हम छोटी सी डेरिवेशन यूज करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाला, पी एस, इसका क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए, तो एक्स ए की वैल्यू हमने क्या लिखी, ये लिखी, तो पी एस जो हमारा है पी नॉट एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी, ठीक है। तो और इसको अगर हम यहाँ से उठाएं या फिर हम इसे ऐसा ना करके यहाँ से डायरेक्ट उठा लें, मतलब इसको हम भेज दें इसकी फॉर्म में, हाँ, इसको हम ना कन्वर्ट करें, इसको ना करें तब भी चलेगा, इसको अगर ये स्टेप हम काट देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ से आइए, तो पी एस को इसके भेज देते हैं, पी नॉट ए के नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स बी बचा, और इसको हम यहाँ भेज देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके फॉर्म में, पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस 1, और ये माइनस बी, और माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए हो गया, और ये हमारा बचा एक्स बी। सो एक्स बी हमारा क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी एस टोटल और पी नॉट ए, ये हमारा हुआ फॉर्मूला। देखिए मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप कभी भी मत भूलिएगा। और ये है फाइंड करने के लिए किसका, अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका, सल्यूट का, जो कि है नॉन वोलेटाइल, सल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो इसकी मदद से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आपको हेडिंग लगा के अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और गाइस मैं एक टॉपिक और एक पॉइंट पे बताने भूल गया हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब मान लीजिए जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिया तब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तब यही होता है रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर, यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपसे कोई पूछे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बताइए, तो आप ये बताएंगे, ये वाला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये, कंफ्यूज मत होइए, कॉन्सेप्ट सब वही है, नेम चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी मदद से जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मास और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना सिखाएंगे। So guys, now we are going to talk about the determination of the molecular mass from relative lowering and vapor pressure.
रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि ये एक मैंने अभी डेरिवेशन पढ़ाई थी, ना हो तो 10 सेकंड आप इसको बैक करके देख सकते हैं। मैंने आपको एक डेरिवेशन समझाई थी जो कि है पी ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये हमारा है फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मैंने आपको बताया था पी नॉट ए इज़ अ पार्शियल प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म ऑफ अ सॉल्वेंट एंड पी एस इज़ अ टोटल वेपर प्रेशर, जो कि इसी के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के जो इसके इक्वल होता है। ठीक है, आप इसकी मदद से मान लीजिए कि ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसकी मदद से हम जानेंगे कि अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट किसी का फाइंड करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ इसका, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, और किसी और सोल्यूशन में से भी किसी का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ठीक है, ऐसा लिखा। अब इसके कंपैरिजन में ये जो सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट हो तो सबसे कम सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा होता है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स, इसको लिख लें नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसको भी लिख सकते हैं हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कैपिटल से आप समझ जाइएगा कि ये किसका है, जो स्मॉलर है वो सॉल्यूट का है, और जो कैपिटल है वो सॉल्वेंट का है। तो अब आप इसकी मदद से W मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल और M मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल W, ठीक है, इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर ये फाइंड करना है, ये 3 कंपोनेंट गिवन है, ये गिवन है, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको ये फाइंड करना है, ये गिवन है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये एक रिलेशन है जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, हेडिंग हमारी क्या थी, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है आपका, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपसे कोई पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप बताएंगे जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तब एक सॉल्यूशन बनता है, और उसके जो वेपर्स निकलते हैं वो वेपर प्रेशर जो वेपर्स होते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस पूरे सॉल्यूशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। तो उस टाइम जो वेपर होते हैं बहुत ही कम निकलते हैं, इसीलिए लोअरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर की, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हमारा। तो अब हम बढ़ते हैं एक, अब देखिए हम यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, आपको दिख नहीं रहा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, सम फैक्ट्स अबाउट द वेपर प्रेशर पढ़ लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन लिक्विड, और वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। एक टॉपिक हम और ऐड करते हैं जो कि है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं।
आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम रॉल्स लॉ के बेसिस पे भी समझा सकते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है फॉर योर इंफॉर्मेशन इंक्रीज करने के लिए सोल्यूशन के बारे में। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको समझने की कोशिश है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो मैं लिख को इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जनरली दो सोल्यूशन विच ऑबेज रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ऑबेज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। तो इसको हम हेडिंग लिखेंगे द सोल्यूशन विच ऑबेज द Raoult's law, which obey the Raoult's law, over the entire range of concentration are known as ideal solution। आइडियल सोल्यूशन किसे बोलते हैं, द सोल्यूशन विच ऑबेज द राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का आइडियल सोल्यूशन। ये हम कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा मतलब जो इंटायर रेंज और कंसंट्रेशन को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशन। मतलब रॉल्ट्स लॉ क्या होते हैं, जो मतलब आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो पॉइंट हमारा है कि जो डेल्टा मिक्सिंग होगा किसका, एच का, इंथैल्पी का मतलब जीरो होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। इट इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सोल्यूशन इज जीरो। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। अभी ये समझाएंगे आपको बिल्कुल इजीली वे में समझ में आएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक होता है डेल्टा मिक्सिंग वी, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा, जीरो होगा। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का बस इतना मतलब है कि मान लीजिए आप दो तरीके के कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट लेते हैं ए और एक कंपोनेंट लेते हैं आप बी, ठीक है। दो तरीके कंपोनेंट लेते हैं, इसका नेचर लिक्विड है, इसका नेचर क्या है, लिक्विड है, इसका भी नेचर मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिएगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लीजिए है, वो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसे सिमिलर है, इनसे क्या है, सिमिलर है, मतलब सेम है। इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। मतलब इनकी हर चीज़ प्रॉपर्टी सेम है। ये लिक्विड है तो ये भी क्या है, आपका लिक्विड है, ठीक है। ये भी लिक्विड है। ये अगर इनका जो फोर्स है वो भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है। ऐसे टाइम पे इन सोल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं, मान लीजिए अगर इस टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक सोल्यूशन ए है, इसी के ऐसा एक और सोल्यूशन में इसी में मिला देते हैं, तो क्या इस सोल्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम आधा गिलास पानी लेते हैं, पहला आधा गिलास पानी लेते हैं, इसी पूरे गिलास में हम पूरा गिलास पानी भर देते हैं, तो क्या इस सोल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, मान लीजिए अगर हम इतने पानी को उबालते हैं तो भी वही टेम्परेचर रहेगा, अगर इतने पानी को उबालेंगे तो वही टेम्परेचर रहेगा। मतलब कि हर पॉइंट पानी के लिए टेम्परेचर फिक्स होता है। अब ऐसे ही टाइम पे अगर इसको हम मिला दें a प्लस बी को,
तो वो किसके सिमिलर हो, जस्ट लाइक हमने ए मिलाया है और बी मिलाया है। मतलब ऐसे सोल्यूशन, मान लीजिए अगर हम पानी में थोड़ा और पानी मिला दें तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे अगर बी में हम बी मिला दें उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट लाइक दिस, अगर ए में हम बी मिला दें तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। तो इसी टाइम मतलब जो हीट रिलीज होगी वो डेल्टा एक्स मतलब टोटल हीट ऑफ द सिस्टम जीरो होगी। चेंज ऑफ हीट टोटल हीट मतलब सिस्टम की हीट जीरो नहीं होगी, चेंज ऑफ हीट जीरो होगी। ऐसा ही उसके जो टोटल मिक्सिंग वी होगा वो जीरो होगा। ऐसे टाइम पे जो सोल्यूशन मिलाने पे हमें ये देते हैं और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। मतलब अगर जैसे हम ए को मिलाते हैं, ठीक, ए को मिलाते हैं, तब हमें वैसा ही सोल्यूशन मिलता है, वैसे ही सेम प्रॉपर्टी मिलती है, वही सेम टेम्परेचर मिलता है, वही बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, वही वेपर प्रेशर मिलता है। ठीक है, जैसे हम मिलाते हैं ए प्लस बी को, डेल्टा एक्स मिक्सिंग, चेंज ऑफ इंथैल्पी जीरो होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। अब आप लोग बोलेंगे ऐसे सोल्यूशन होते कौन से हैं, आप क्या हमें एग्जांपल देंगे? जी हाँ, हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहे हैं। इसका एग्जांपल नोट करिएगा, मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो इसका एग्जांपल है, यहाँ पे नोट करिएगा, इसका एग्जांपल है यहाँ पे। देखिए मैं आपको बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ, बिल्कुल हेजिटेशन समझने की कोशिश करिएगा। एन हेक्सेन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। जनरली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है। देखिए ये केमिस्ट्री है, आपकी प्योर इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ आप तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने तो बैठ नहीं जाएंगे, ये केमिस्ट्री पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो आपको यहाँ जहाँ प्रैक्टिकल होता है वहाँ इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। तो जितना अच्छा आप इमेजिनेशन कर लेंगे और डीप उस टॉपिक में एकदम डीप में जाके समझेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेप्टेन। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया और एक एग्जाम्पल हो गया ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरो इथेन। ठीक है, क्या है, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। ये इसकी क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये होता है आइडियल सोल्यूशन। ऐसे ही हम समझेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो इसका अपोजिट हो वही नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो हम क्या समझेंगे, हम नॉन आइडियल सोल्यूशन ये हमारा है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब जैसे इसका अपोजिट हम पढ़ेंगे, when solution does not obey Raoult's law over entire range of concentration, then it's called, यहाँ पे क्या था, the solution which obeys the Raoult's law over the entire range of concentration known as ideal solution। अब यहाँ हम उल्टा लिख देंगे, the solution which does not obey the Raoult's law over entire region, ये इसका अपोजिट हो गया, डेल्टा एस मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू जीरो। बस इसका आइडियल सोल्यूशन हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल डीपली समझाने जा रहा हूँ, इसका अपोजिट समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन द सोल्यूशन डज नॉट obey Raoult's law सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called what? It is called what? It is called non-ideal solution. Non-ideal solution। अब इसके पॉइंट्स देखिएगा, इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी इंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो इसका डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कुछ ना कुछ डिफर जरूर करेगा। और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यही इसकी मेन खासियत है। मान लीजिए जब
हम दो कंपाउंड्स को मिलाएंगे, अभी तक तो ए की टाइप की प्रॉपर्टी, बी टाइप की प्रॉपर्टी और ए प्लस बी की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन अब जब हम ए को मिलाएंगे तो कोई डिफर नहीं आएगा, बी को मिलाएंगे तो कोई डिफर नहीं आएगा, लेकिन जब हम ए और बी के टाइप को सोल्यूशन को मिलाएंगे तो बहुत बड़ा डिफर आएगा। ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और ये इसकी डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगी और डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसकी जो चेंज ऑफ हीट होगी, इंथैल्पी होगी, वो कुछ वैल्यू आएगी माइनस में, और जो ये वॉल्यूम मिक्सिंग होगा वो कुछ वैल्यू आएगी। सो इसलिए डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल देंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ इसके एग्जाम्पल देंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा। तो इसके गाइस इससे एग्जाम्पल होंगे फिनॉल प्लस एनिलीन, ठीक है। और इसका और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। और मैं आपको अब इनके बेसिस पे दो ग्राफ फॉर्म्ड होते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन। सो गाइस इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। इनके बेसिस पे दो ग्राफ्स बनते हैं, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और शो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब मैंने बताया था ये राउट्स लॉ के बेसिस पे काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब सोल्यूशन का टोटल पार्शियल प्रेशर होता है, जब सोल्यूशन का टोटल पार्शियल प्रेशर होता है तब कैसा ग्राफ बनता है, जस्ट लाइक हम वैसा ही ग्राफ बनाएंगे और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन आपको हम शो कराएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। सो गाइस हम यहाँ पे अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, आप इसको देखिएगा अच्छे से। ये है नेगेटिव डेविएशन, ये होगी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। हम ग्राफ कैसे बनाते थे राउल्ट्स लॉ में, टोटल सोल्यूशन का, एक ऐसे ड्रॉ करते थे और एक ऐसे ड्रॉ करते थे, ये दोनों वाई एक्सिस, इसको मिलाएंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और ये जबकि ये लाइन को हम बुक्स में देखेंगे तो रफ कर देते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सप्लेन नहीं करते, हम यहाँ पे आपको डीप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब जस्ट लाइक यहाँ करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ, ये शो नहीं करते हैं, लेकिन ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस जो है, ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो कुछ ऐसा ड्रॉ होता है राउल्ट्स लॉ में, ऐसा कुछ होता है राउल्ट्स लॉ में, कुछ ऐसा, सॉरी ये लाइन कुछ आके यहाँ मिलती है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा, मुझसे धोखे से ड्रॉ हो गई है। और ये इसका नेट रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है, इसका नेट रिजल्टेंट जो होता है मिलता है, यहाँ मिलता था, ऐसा ही इसमें करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, नेट रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब क्या होगा, जो हमारा फोर्स बिटवीन होगा ए और ए के बीच में, ठीक, वो क्या होगा, कम होगा। मतलब मान लीजिए कि पहली बात तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो इसका जो मिक्सिंग होगा फोर्स पार्टिकल की होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता था कि जो ए के बीच में फोर्स है वो ए और बी के फोर्स में होगा, मतलब ए जितना ए के बीच में फोर्स है उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स होगा, और जितना बी के में फोर्स है उतना ए के फोर्स होगा। ये तो आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी थी। लेकिन नॉन आइडियल क्या होती है, अगर ए का तो जितना होगा उतना वो इक्वल नहीं होगा ए और बी के, तो इसीलिए अब यही देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, जो ए के बीच में फोर्स है वो एफ और ए के में कम है, मतलब जो ए और बी में जितना फोर्स है वो ए से ज़्यादा है, और ये जो ए से इससे कंपैरिजन में कम है, ठीक। एक कंडीशन तो ये हो गई, ऐसा ही ये है, ये ठीक। ऐसे टाइम क्या हुआ, जो नए कंपाउंड हमारा बना उसमें फोर्स ज़्यादा है, तो इस टाइम ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, इस टाइम शो करेगा नेगेटिव। मतलब पहले तो देखिए, पहले तो हमारे में कम था लेकिन अब ज़्यादा हो गया, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका ग्राफ नीचे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा, इसका ग्राफ नीचे जाएगा, तो इसका ग्राफ हर बार नीचे जाएगा। ये ऐसे था, नीचे भागा, इसका ग्राफ ऐसे था, नीचे भागा,
नीचे भागा, नीचे भागा। तो इसका ग्राफ ये देखिए नेगेटिव शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसका पार्शियल प्रेशर ऐसे शो करते थे इस कंपोनेंट का, यहाँ लिखते थे एक्स ए, यहाँ लिखते थे एक्स बी, और इस पी नॉट बी पार्शियल प्रेशर इसका लिखते थे प्योर फॉर्म में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ए के बीच में है वो एफ और ए जो बाद में सोल्यूशन बना है उससे ज़्यादा है, ये देखिए, इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बना है। इसीलिए इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ग्राफ ऊपर भागा है, जस्ट लाइक दिस, ग्राफ ऊपर भागा है, ग्राफ ऊपर भागा है, ग्राफ ऊपर भागा है, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसा ये बना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही मैंने आपको सिंपल वे में बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है। तो गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज हो मत यहाँ पे होइएगा। मैं अगर आपको जूम करके एक एक समझाऊं तो ये देखिए कुछ ऐसा है। तो इसका जो ग्राफ होगा ये देखिए नीचे की ओर है, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है इसलिए नीचे की ओर आया। ये देखिए इसका ग्राफ नीचे की ओर गया है। और ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसका जो फोर्स है यहाँ पे, ये जो फोर्स है इससे कम है, इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इस ग्राफ है। अब हमारा जो शो करने जा रहा है ये है पॉजिटिव डेविएशन का। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन में है इस ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो इनिशियल का है वो ज़्यादा है इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इसका ग्राफ इसीलिए उठा हुआ आएगा, इसीलिए उठा हुआ आएगा, इसीलिए उठा हुआ आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए इसका ग्राफ उठा हुआ आया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमने अपना कंप्लीट किया पार्ट 2, और पार्ट 2 को वीडियो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पार्ट 3 में। तो हमने 3 वीडियो बनाई है ताकि जो लेक्चर्स हमारे हैं वो काफ़ी लंबे ना बने और आप लोग देखते समय कहीं बोरियत ना फील करें, इसीलिए मैंने पार्ट वाइज की है। जब आपको टाइम हो तब आप पढ़ लें, क्योंकि ये जो हमारा है 12th और 11th बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लास। अब जो ऐसा नहीं कि हम 1 घंटे के लेक्चर में पढ़ सकते हैं, अच्छा, क्योंकि ये हमारा है कम से कम, ये पूरा जो चैप्टर है कम से कम 3 से 4 घंटे लेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया है। इसको आप समझने की कोशिश अच्छे से कीजिएगा। और मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप NCERT उठा के जरूर पढ़िएगा, एक बार उसकी रीडिंग जरूर करिएगा, तो आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।